सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें अपने पिछले कुछ वीडियोस में फिनॉल के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। उनमें से अपन ने फिनॉल पे जो OH समूह पाया जाता है उसकी अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया। दूसरा वाला जो भाग है जो अपन पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, फिनॉल में जो बेंजीन वलय पाई जाती है उसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो भी अपन ने कुछ अभिक्रियाएं पिछले वीडियोस में पढ़ ली हैं। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमिनीकरण, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं जिसमें एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण अपन पढ़ चुके हैं। इसी पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में अपन कुछ और अभिक्रियाएं देखेंगे जिसमें फिनॉल की बेंजीन वलय है उस पर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे देखिएगा अभिक्रियाएं कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, वही पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया अपन देखते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट। फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस पुनर्विन्यास। देखिए क्या होता है इसमें। नाम वाली अभिक्रियाएं जितनी भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। नाम वाली अभिक्रियाओं से ही हर बार बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। न सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशंस में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रिस पुनर्विन्यास में देखिए क्या होता है। फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से। ये क्या है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। तो क्या होगा, एस्ट्रीफिकेशन होगा, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया होगी। अपन ने एल्कोहल्स में भी देखा था एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, या अपन ने OH समूह की अभिक्रियाओं में फिनॉल की OH समूह की जो अभिक्रिया है उसमें भी अपन ने देखा कि फिनॉल की अभिक्रिया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्ट्रीकरण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl के रूप में निकल जाएंगे, माइनस HCl, और ये जो CH3CO वाला भाग है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और क्या बन गया, फेनिल एसीटेट बन गया। ये क्या है CH3COO C6H5, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट का निर्माण हो गया। अब यहां देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही अभिक्रिया अगर निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, कौन सी अभिक्रिया होगी, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया हो जाती है। और उसमें CH3CO वाला जो भाग है वो बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा स्थिति पे आके जुड़ता है। तो देखिए केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से ही उत्पाद बदल जाता है। तो इसमें क्या बना, फेनिल एसीटेट बना। अब इसी फेनिल एसीटेट को आगे देखिए अपन क्या करते हैं। ये है फेनिल एसीटेट जो अपन ने अभी बनाया, फेनिल एसीटेट। इस फेनिल एसीटेट को निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन माध्यम में गर्म करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो इसका CH3CO वाला भाग है, ये वाला भाग, ये या तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या पैरा पे जाके जुड़ेगा। पुनर्विन्यास हो रहा है इसमें। अब क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है, तभी तो इस अभिक्रिया का नाम फ्रिस पुनर्विन्यास है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो देखिए अगर CH3CO वाला भाग ऑर्थो पे गया तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और अगर ये CH3CO वाला भाग पैरा पे गया तो पैरा वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे चला जाता है।
तो दो प्रकार के इसमें देखिए उत्पाद बनेंगे, OH और इसमें मैं जोड़ रहा हूं COCH3 ऑर्थो पे प्लस OH और इसमें मैं जोड़ रहा हूं COCH3 को पैरा पे। नाम क्या हो गया इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्योंकि ये कीटोनी समूह है और ये है फिनोलिक समूह। अपन जानते हैं कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनमें जो सीनियरिटी अपन देखें तो कीटोनी समूह है वो फिनोलिक समूह से ज़्यादा सीनियर होता है, मुख्य होता है। इसलिए अपन इस फिनोलिक OH को प्रतिस्थापी के रूप में लिख रहे हैं। ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। पुनर्विन्यास हो गया। देखिए एसीटो समूह है वो ऑर्थो या पैरा पे पुनर्विन्यासित होकर जुड़ जाता है। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन ज्यादा बनेगा या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन ज्यादा बनेगा, ये निर्भर करता है कि अभिक्रिया का तापमान आप क्या रखते हैं। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर 333 केल्विन या नीचे, इससे कम तापमान है या कम बोल दें अपन 333 या कम है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य होगा। तो क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद होगा। और अगर टेम्परेचर 433 केल्विन या इससे ऊपर रखते हैं तो क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद होगा। तो 333 केल्विन या कम तापमान पर तो पैरा उत्पाद ज्यादा बनता है, और 433 केल्विन या इससे ज्यादा टेम्परेचर आप रखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है वो मुख्य उत्पाद बनेगा। तो देखिए केमिस्ट्री की यही तो बड़ी रोचक चीज है कि आप अगर किसी उत्प्रेरक को बदल देते हैं, तापमान बदल देते हैं, तो बनने वाला जो उत्पाद है उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसकी मात्रा बदल जाती है। तो ये बड़ी थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आप किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या टेम्परेचर आप ले रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस रीअरेंजमेंट इसको आप कह सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग ही है। नेक्स्ट देखिए अपन बेंजीन वलय की ही अन्य अभिक्रियाओं में देखते हैं फॉर्मिलीकरण। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हैं फॉर्मुलेशन, फॉर्मिलीकरण मतलब क्या है कि बेंजीन वलय, फिनोल के बेंजीन वलय पे CHO समूह जुड़ेगा। CHO समूह को क्या कहते हैं? फॉर्मिल समूह कहते हैं। कैसे जुड़ेगा? कई अभिक्रियाएं हैं इसमें। तो फॉर्मुलेशन या फॉर्मिलीकरण में अपन सबसे पहली अभिक्रिया देखते हैं गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा। फिनोल है उसको आप HCl व HCN के मिश्रण के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एक एल्डिमीन मध्यवर्ती बनता है।
CH डबल बॉन्ड NH। एल्ड इमीन मध्यवर्ती का निर्माण होता है और इसके जल अपघटन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह है बेंजीन वाले पे, एक तो OH है और दूसरा CHO है। जब अपन मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करें, उनकी जो सारणी अपन ने पहले पढ़ी हुई है, तो उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसको मुख्य मानते हुए जो हाइड्रोक्सी समूह है उसको प्रतिस्थापी मानते हैं। तो CHO समूह के सापेक्ष OH कहाँ जुड़ा हुआ है? पैरा पे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे? किस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है देखिएगा। सबसे पहले HCl और HCN ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड N और HCl इनकी अभिक्रिया आपस में होती है। देखिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन गए नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे आ गया माइनस, कार्बन पे आ गया प्लस। इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए Cl पे, तो Cl हो गया माइनस, H आ गया प्लस। तो H तो कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। और Cl कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो देखिएगा Cl C H डबल बॉन्ड NH, इस मध्यवर्ती का निर्माण होगा। देखिए इस कार्बन पे एक H पहले से जुड़ा हुआ है, एक H पहले से जुड़ा हुआ, Cl और जुड़ गया इसके ऊपर, तो Cl CH ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे जुड़ गया H। ठीक है, अब ये जो Cl CH डबल बॉन्ड NH है, ये निर्जलीय ZnCl2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? CH डबल बॉन्ड NH और यहां आ गया प्लस। यहां से जो Cl है वो Zn के साथ जुड़कर ZnCl3 माइनस के रूप में निकल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रोफाइल फिनोल की पैरा स्थिति पे जाके जुड़ेगा और यहां से H+ निकल जाएगा। वो H+ इस Cl- के साथ क्रिया करके HCl के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है? CH के ऊपर प्लस है, डबल बॉन्ड NH ये वाला, और आगे आपने देखा कि इसका जल अपघटन होगा। तो ये जो मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है ये क्या करेगा? फिनोल पे अटैक करेगा और पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। ये CH डबल बॉन्ड NH प्लस H+ निकल गया। ये जो मध्यावर्ती बना इसे क्या कहते हैं? एल्ड इमीन। एल्ड इमीन का निर्माण होता है। अब इस एल्ड इमीन का अपन क्या करें? जल अपघटन करें, अम्लीय जल अपघटन। तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड है। नाइट्रोजन पे चूंकि माइनस है तो जल का H+ वाला भाग इस पे जाएगा और OH वाला भाग आएगा CH पे। जल का दूसरा अणु भी वैसे ही जुड़ेगा, H वाला भाग नाइट्रोजन पे और OH वाला भाग कार्बन पे। तो अमोनिया निकल गया और क्या बना? इस पैरा वाले कार्बन पर दो OH समूह आ गए। अब अपन जानते हैं एक कार्बन पे दो OH समूह स्थायी नहीं होते हैं, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या होगा? यहां से जल के अणु का निष्कासन होगा। एक OH में से H दूसरा OH क्रिया करके H2O के रूप में निकल जाएगा और यह क्या बना लेगा? CH डबल बॉन्ड O हो गया। तो ये हो गया CHO, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण इसमें हो गया। तो इस तरह से ये गाटरमान अभिक्रिया है और उससे अपन क्या बना रहे हैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। फिनोल है उसकी पैरा स्थिति पे CHO समूह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब फॉर्मेलीकरण कर रहे हैं अपन।
तो ये एक प्रकार से अपन फॉर्म्यूलीकरण करते हैं। दूसरे प्रकार से अपन फॉर्म्यूलीकरण कर सकते हैं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, राइमर-टीमान अभिक्रिया। ध्यान आ रहा है? राइमर-टीमान अभिक्रिया कैसे करवाते हैं? फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाएं? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो देखिएगा दूसरा, राइमर-टीमान रिएक्शन, राइमर-टीमान अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, मैंने यहाँ पे KOH लिया है। क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड बनेगा प्लस 3KCl प्लस 3H2O निकलेंगे। तो इसका मतलब आपने ये 3KOH यहाँ पे लिया है, इसका नाम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड। गाटरमान अभिक्रिया में जो CHO समूह था वो कहाँ जुड़ा था? फिनॉल की पैरा स्थिति पे। और राइमर-टीमान अभिक्रिया में देखिए CHO समूह कहाँ जुड़ा है? फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पे। इसलिए सैलिसैल्डिहाइड में ये स्थिति होती है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे? ये क्रियाविधि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अपन ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था तब ये अभिक्रिया पूरी अपन डिटेल में देख चुके हैं। तो एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या है, कैसे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिएगा HCCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। CaCl3 क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ होती है। तो यहां से देखिए H+ अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, H2O के रूप में निकल जाएगा, -H2O, तो बना CCl3-। इस CCl3- में से Cl- निकल जाएगा, तो ये बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण हो गया। अब डाइक्लोरोकार्बीन में देखिए कार्बन 2 Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उन बंधों के हो गए और एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने? 6। इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है राइमर-टीमान अभिक्रिया में? डाइक्लोरोकार्बीन है। इसकी क्रिया किससे होगी? फिनोल के साथ होगी। फिनोल पर ये अटैक करता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखिए क्या बनेगा, यहां CCl2 ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा, क्योंकि ये उदासीन है, बेंजीन वाले से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे आ गया माइनस, और इसकी जगह क्या निकल गया? H+। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा है और ऑर्थो स्थिति से H+ निकला है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही निकला, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब ये निकलने वाला H+ वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? OH CH Cl। इस कार्बन के साथ 2 Cl तो पहले से जुड़े हुए हैं, उस पर माइनस है तो H+ आके जुड़ गया, तो CH हो गया और ये उदासीन हो गया। अब इसका अपन क्या करें? जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन होगा, तो देखिएगा ये कार्बन और हेलोजन के बीच के बंध इस तरह से टूटेंगे। इसमें जो हेलोजन है वो माइनस है, तो माइनस है तो जल का H+ इसके साथ जुड़ेगा और OH है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। वैसे यहाँ पर H+ Cl के साथ और OH है वो कार्बन के साथ, तो 2 HCl निकल गए, एक HCl ये और एक HCl ये निकल गया, और
जो ऑर्थो स्थिति है उस पे ये समूह आ गया। अब इस कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होता, तो अपन जानते हैं क्या करें, इसमें से जल के अणु का निष्कासन होगा और CHO, देखिए CH, एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण इसमें हो जाता है। तो यहाँ पे ये है राइमर-टिमान अभिक्रिया, और इस क्रियाविधि के द्वारा इसको समझ सकते हैं। सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो मध्यवर्ती आक्रमणकारी स्पीसीज बहुत बार पूछा गया है, क्या है, डाइक्लोरोकार्बन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये है दूसरे प्रकार से अपन इस प्रकार से फॉर्म्युलीकरण कर सकते हैं राइमर-टिमान अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए फॉर्म्युलीकरण का ही एक और इसमें मेथड है, एक और अभिक्रिया है जिसे अपन कहते हैं डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए नाम वाली अभिक्रियाएं आ रही हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, ढंग से इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। तो तीसरी रिएक्शन है इसमें डफ रिएक्शन। डफ अभिक्रिया, देखिए क्या करते हैं। डफ रिएक्शन में फिनोल को गर्म करते हैं, किसके साथ, CH2 6N4 व H3BO3 ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। ये क्या है, देखिए CH2 कितने हैं, 6, नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो 6 है, इसे कहेंगे हेक्सा मिथाइलिन। CH2 समूह को मिथाइलिन समूह कहते हैं, तो हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। और H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड। तो फिनोल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामीन और बोरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती बनता है CH डबल बॉन्ड NCH3। ये मध्यवर्ती बनता है CH डबल बॉन्ड NCH3। और इसका जब अपन जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन, तो देखिए ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। क्योंकि नाइट्रोजन है वो माइनस वाला भाग होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो जल अपघटन करेंगे तो जल का H वाला भाग नाइट्रोजन पे, OH वाला भाग कार्बन पे, दो बंध हैं तो जल के दो अणु लगेंगे। तो इस तरह से क्या निकल गया, माइनस CH3NH2 निकल गया। मेथिल अमीन तो इसमें निकल गया और फिनोल में ऑर्थो स्थिति पर ये वाला भाग उत्पन्न हो गया। आगे आप समझ गए होंगे क्या करेंगे आप, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होता, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, और क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड बन गया, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए इससे इसमें भी क्या हो रहा है, बेंजीन वलय जो है फिनोल का, उसकी ऑर्थो स्थिति पे CHO समूह जुड़ रहा है, फॉर्म्युलीकरण हो रहा है और सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन तीन अभिक्रियाओं के द्वारा जो फिनोल का बेंजीन वलय है उस पर CHO समूह जोड़ सकते हैं। कौन कौन सी है, गाटरमान अभिक्रिया, राइमर-टिमान अभिक्रिया और डफ रिएक्शन। तो ये है फॉर्म्युलीकरण की विधियां। अब इसी तरह से अगर फिनोल है उसके बेंजीन वलय पे आप COOH समूह जोड़ें, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ें, तो उसे अपन कहेंगे कार्बोक्सिलीकरण। CHO समूह का जुड़ना कहलाता है फॉर्म्युलीकरण और COOH समूह का जुड़ना कहलाता है कार्बोक्सिलीकरण। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है बेंजीन वलय की वो है कार्बोक्सिलीकरण। अब कार्बोक्सिलीकरण में भी कुछ नाम वाली अभिक्रियाएं हैं।
तो फॉर्म्युलीकरण के बाद अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। क्या जोड़ेंगे? COOH समूह जोड़ेंगे। अब इसमें भी देखिए अपने पास कुछ अभिक्रियाएं हैं। फर्स्ट, राइमर्टिमान अभिक्रिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बार बार रिपीट होती हैं। ये राइमर्टिमान अभिक्रिया जो कार्बोक्सिलीकरण कर रहे हैं, ये अपन कहाँ पढ़ चुके हैं? CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में पढ़ चुके हैं। तो फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? याद आ रहा है क्या आपको? फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे CCl4 के साथ, वो एक क्षार की उपस्थिति में। कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार की उपस्थिति में। अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म आप लेते हैं तो फॉर्म्युलीकरण होता है, और CCl4 लेंगे तो कार्बोक्सिलीकरण होगा। तो ये राइमर्टिमान की कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोफॉर्म लेंगे तो उत्पाद अलग होगा, CCl4 लेंगे तो उत्पाद अलग बनेगा। तो क्या बनेगा? OH, और यहाँ ऑर्थो स्थिति पे क्या आ गया? COOH प्लस 4KCl 4 और प्लस 2H2। ये इससे प्राप्त होते हैं, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब देखिए इसमें ये अभिक्रिया हुई कैसे। तो इस अभिक्रिया में जैसे अपन ने फॉर्म्युलीकरण देखा था, वैसे ही कुछ स्टेप इसमें होंगे। तो मैकेनिज्म देखिएगा इसका। मैकेनिज्म जो सबसे पहले CCl4 है, उसमें CCl3 प्लस प्लस Cl माइनस, Cl है वो क्लोराइड आयन के रूप में निकल गया, तो यह है ट्राइक्लोरो कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। ये ट्राइक्लोरोकार्बोनियम आयन फिनोल पे अटैक करेगा, CCl3 यहाँ प्लस, और ऑर्थो स्थिति पे जाके ये जुड़ जाता है। इस कार्बन पे कितने Cl जुड़े हुए हैं? 3 Cl जुड़े हुए हैं, और यहां से क्या निकल गया? H प्लस निकल गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब इसका क्या करें? जल अपघटन करें। तीनों बंध टूटेंगे, कार्बन और Cl के बीच जो बंध है तीनों बंध टूटेंगे। तो जल के कितने अणु लगेंगे? 3 अणु लगेंगे। Cl की तरफ H, कार्बन की तरफ OH, Cl की तरफ H, कार्बन की तरफ OH, Cl की तरफ H, कार्बन की तरफ OH। तो -3 HCl, 3 HCl इसमें से निकल जाते हैं। और ऑर्थो स्थिति पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर कितने OH हो गए? 3 OH आ गए। और अब अपन जानते हैं कि एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होता है, बहुत बार देख चुके हैं। तो क्या होगा? यहां से H2O निकल जाएगा, तो -H2O। तो क्या बना? इस कार्बन पे देखिए ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, और ये OH है ही OH, मतलब COOH समूह बन गया, ये वाला सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो गया। सैलिसिलिक एसिड। तो राइमर्टिमान अभिक्रिया के द्वारा आप सैलिसैल्डिहाइड भी बना सकते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। सैलिसैल्डिहाइड के लिए यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म लेंगे, और सैलिसिलिक अम्ल के लिए यहाँ पर CCl4 लेते हैं। अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में ही होती है। तो ये हो गई राइमर्टिमान अभिक्रिया, जिसमें अपन जो बेंजीन वलय है फिनोल का, उसकी ऑर्थो स्थिति पे कार्बोक्सिलीकरण करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये राइमर्टिमान अभिक्रिया जिससे अपन कार्बोक्सिलीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोक्सिलीकरण के लिए है कोल्बे अभिक्रिया, जिसको कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे श्मिट रिएक्शन।
कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं और कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए नाम वाली अभिक्रियाएं हो गई, कितनी सारी अभिक्रियाएं हो गई। फ्रिस पुनर्विन्यास हो गया, गाटरमान अभिक्रिया हो गई, राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया हो गई, डफ अभिक्रिया हो गई, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, अब है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, ढंग से पढ़िए। देखिए क्या होगा, सबसे पहले फिनोल है उसकी अभिक्रिया कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जानते हैं फिनोल अम्लीय है, तो इसमें से ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन H+ के रूप में, क्षार है इसमें से OH- जल के रूप में निकल जाएगा। तो और क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड को आप CO2 गैस के साथ उच्च दाब पर 398 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो बनता है OH और ये बन गया यहाँ COONA, मतलब सोडियम सैलिसिलेट बन गया। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ये, सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण इसमें हो गया। अब इस सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीकरण करें, अम्लीकरण, तो अम्ल से प्राप्त H+ है वो इस सोडियम को हटा देगा, सोडियम हट जाएगा और यहां H+ जुड़ जाएगा, तो OH और ये हो गया COOH, तो बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से आप सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। क्या करेंगे, फिनोल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं उच्च दाब और उच्च ताप पर 398 केल्विन ताप पर, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसके अम्लीकरण से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये है कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण। दो प्रकार से अपन कर सकते हैं, मतलब COOH समूह है उसको दो प्रकार से अपन बेंजीन वलय पे जोड़ सकते हैं, फिनोल की बेंजीन वलय पे। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं अपने बेंजीन वलय की आज पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक अपने फ्रिस पुनर्विन्यास, दूसरी फॉर्मेलीकरण, तीसरी कार्बोक्सिलीकरण, तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। अब बेंजीन वलय की ही अन्य अभिक्रिया देखिए क्या है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण अपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, फिनोल प्लस H2, क्या क्या लें, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं या पैलेडियम ले सकते हैं। तो निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर फिनोल को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाए तो देखिए अपन जानते हैं कि फिनोल में जो बेंजीन वलय है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बंद है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन के अणु लगेंगे और डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएंगे। तो डबल बॉन्ड पे जब आप हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो सारे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एकल बंध बन जाएगा। तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो ये क्या है, हेक्सेनॉल, और वो भी कैसा, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनोल से साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण हो जाता है जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, आप अपचयन करते हैं हाइड्रोजन गैस के द्वारा। तो ये अभिक्रियाएं थी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। तो फिनोल की दो प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, OH समूह की अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं और बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसकी संघनन अभिक्रियाएं। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया अपन ने बांटा था ना शुरू में कि फिनोल 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, तो तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है संघनन अभिक्रियाएं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।